स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए अल्टरनेटिंग करंट पर PYQs। मतलब आप इस वीडियो को देख करके अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से आने वाले सभी के सभी न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में सीख पाओगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना देर किए अल्टरनेटिंग करंट PYQs। ओके, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एन इंडक्टर पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज। If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of, आपको ये क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर एक सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को लगा रखे हैं, तो क्या होगा यदि हम फ्रीक्वेंसी सोर्स को क्या कर रहे हैं, सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब सोर्स के जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे। आओ समझते हैं। तो हमें अगर हमारे पास देखो एक होता है रेजिस्टेंस, अगर रजिस्टर में होगा तो जो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं जो ऑपोजिशन ऑफवर्ड होता है, तो एक तो होता है रेजिस्टेंस जो किस में होगा, रजिस्टर में होगा। ठीक है, अगर ये सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम देते हैं इसका, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम देते हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़े हो फिर भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो इस एक ही वीडियो से कि किस तरीके से आगे इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटर लगा होगा तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, है ना। तो इन सभी का फॉर्मूला हम जान लेते हैं तो हम पता कर लेंगे। ये क्वेश्चंस भले ही बहुत छोटा है, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं चाह रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सिखाऊं, जिससे कि आप एक क्वेश्चंस के चलते बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ जाए तो आप उसे भी आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सेल। अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो क्या होता है, 2πfl। अब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो यहां से देखेंगे एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि किस किस ऑप्शन में इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर बोथ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिक्रीजेस। अब यहाँ पर दोनों की बात की है, केवल इंडक्टर की बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो गया और यहाँ पर इंक्रीजेस, तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इंडक्टर इंक्रीजेस एंड कैपेसिटर डिक्रीजेस, यहाँ पर इंडक्टर को इंक्रीज कर रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बात आती है एक ऑप्शन की और ए और बी की, तो फिर हम आगे देख लेते हैं। एक्सी मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfc होता है ना, 1/2πfc। अब यहां से देखेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और यहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लेकर के आप बहुत सारे चीज सीख लिए कि एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है। इस तीन टाइप्स के हमारे पास रिएक्टेंस मतलब इंपीडेंस होंगे, एक तो रजिस्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अ वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय V = V0 फॉर 0 to T/2। देख रहे हैं आप,
मतलब जो टाइम है वो 0 से लेकर के हाफ टाइम पीरियड तक v इक्वल्स टू वी नॉट है, और हाफ टाइम पीरियड से फुल टाइम पीरियड तक 0 दिखा रहा है। और आपको कह रहा है कि फॉर अ साइकिल इट्स आरएमएस वैल्यू इज, कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगा यदि v इक्वल्स टू वी नॉट है और यहाँ पर t हाफ के लिए 0 है, t हाफ के बाद का 0 है। आइए इसको समझते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि अगर वी आर एम एस का मतलब ये होता है रूट मीन स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वोल्टेज गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे और फिर उसका रूट, स्क्वायर हो गया मीन हो गया, अब क्या कर देंगे रूट कर देंगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा आरएमएस निकालने के लिए। अगर मैं वी स्क्वायर आरएमएस निकालूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि अब इसको मैं रूट यहां से हटा सकता हूं, मतलब वी स्क्वायर का मीन निकालना है। और मीन कैसे निकालते हैं, फॉर टाइम पीरियड के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड इनटू गिवन सिग्नल का ये, ठीक है, आया समझ में। ये तो टाइम पीरियड का ही होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। अच्छा अब आते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे हमारा जो फंक्शन है वो 2 है, 2 फंक्शन काम कर रहा है, वो भी किसमें, टाइम पीरियड में। अगर बात करें टाइम पीरियड 2 में डिवाइड करेंगे तो v इक्वल्स टू वी नॉट, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को भी 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t/2 तक। t/2 जो v का वैल्यू कितना है, v नॉट है, तो v स्क्वायर का वैल्यू v नॉट का स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम dt फंक्शन में लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अब प्लस टाइम पीरियड हाफ से लेकर के 0 टाइम पीरियड तक जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। और ये टाइम पीरियड बन जाएगा, क्या ये हो जाएगा, ये 0 tt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा भाई 1 अपॉन टी, अब यहां से देखेंगे v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो v इक्वल्स टू वी नॉट इज द नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट हो गया, केवल dt हुआ, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा। तो हमने v नॉट को बाहर, v नॉट स्क्वायर को बाहर कर लिया और इसको बना दिया t। अब लिमिट इसी पर रखेंगे जो वेरिएबल होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t/2 तक, ठीक है। अब प्लस ये तो 0 हो जाएगा भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये तो 0 ही हो जाएगा, फंक्शन ही 0 है तो, ठीक है। अब ये जो बन जाएगा v नॉट का स्क्वायर और ये टाइम पीरियड t इंटू, यहाँ पर अपर लिमिट ही रखेंगे बस, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में बन करके आया कितना आया, v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बोलो आया कि नहीं आया। ये तो v स्क्वायर आर एम एस आया, लेकिन हमें पूछा क्या है, v आर एम एस, तो v आर एम एस हम निकाल लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा v आर एम एस इज इक्वल टू, अंडर रूट करेंगे दोनों साइड में इसे, v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो v नॉट आ जाएगा बाहर और हो जाएगा रूट में 2। अब आप देख सकते हैं जरूर कोई ऑप्शन मिल रहा होगा जो करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही मिल रहा है, तो बिना देर की हम ऑप्शन ए पर टिक लगा देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है, जो आरएमएस का फॉर्मूला होता है हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा है और उसी से मैंने सॉल्व किया हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, ओके। तो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्यों भाई, तीसरा क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं कि आखिर में ये कह रहा है। ओहो, ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पहले देखें पहले, हाँ ठीक है। कह रहा है ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखेगा आपको क्लियर, अब ये दिख रहा होगा क्लियर आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है द अल्टरनेटिंग करेंट I in an inductor is observed to vary with time t as shown in the graph for a cycle। ये आपको ग्राफ दे दिया है करंट का, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और कह रहा है which one of the following graph is the correct representation of wave form of voltage V with time t। तो वोल्टेज विथ टाइम t का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। किसके अक्रॉस दिया है भाई, इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए,
ठीक है। तो आओ हम समझते हैं कि क्या होता है रिलेशन वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है इंडक्टर के अक्रॉस, अगर ये इंडक्टर है मेरे भाई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब हमें करंट दे दिया है आई। अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं तो अगर हमें वोल्टेज पता करना होगा तो करंट को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर फॉर्म आपको दिख रहा है। अगर हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो किस टाइप का ग्राफ बन करके आएगा। हम अगर ये ऑप्शन की बात करूं तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। केवल यहां से यहां तक मान लो मैं ग्राफ ले लूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स होगा, ठीक है भाई। जब y इक्वल टू, और यहाँ इस वाले ग्राफ की बात करूंगा तो मान लो y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। हमें क्या करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे करंट, क्योंकि करंट और टाइम का है, तो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, ये m बन जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस m बन जाएगा। मतलब एक बार आपको केवल पॉजिटिव लाइन और एक बार आपको नेगेटिव लाइन। कहां से कहां तक, तो सर हाफ टाइम पीरियड तक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एम, मतलब पॉजिटिव स्लोप, मतलब एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट लाइन है, टाइम तो है ही नहीं इसमें, टाइम नहीं है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि बिल्कुल देखो, अब इसमें देखो ये सब के सब में क्या है, स्लोप आ रहा है, ये कहना चाहिए कांस्टेंट। देखो ये सब कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक देखेंगे, ऑप्शन सी को हम देखें तो क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही है। और दूसरे तरीके से कर लेते हैं, इसका पूरा इक्वेशन आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे इक्वेशन, मान लेते हैं ऑप्शन तो हमारा लग गया, ठीक है भाई, यही ऑप्शन होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव स्लोप में केवल m बचा, मतलब कांस्टेंट लाइन, फिर ये भी माइनस m, मतलब कांस्टेंट लाइन, तो एक बार प्लस m और एक बार माइनस m, हाफ टाइम के लिए प्लस और हाफ टाइम के लिए माइनस। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अगर आप चाहोगे सर पूरा इसको निकालें तो हम यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन ले लेंगे। मान लो ये हमारा क्या है, आई नॉट है, ठीक है, क्या है, आई नॉट है। तो आई नॉट को हम यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं भाई, देखो y हम यहाँ पर ले लेंगे, जो हमारा y एक्सिस पर आई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो y इक्वल टू m स्लोप होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, होता है ना। तो परपेंडिकुलर है आई नॉट और बेस है t बाई 2, और जो x है, और x के जगह पे क्या दिया है, टाइम t दे दिया है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर के आ गया, 2i नॉट डिवाइड बाई t इंटू स्मॉल t। बोलो आया कि नहीं आया। तो ये हमारा i का इक्वेशन एक हाफ साइकिल के लिए आ गया, कहाँ से कहाँ तक, जब ये हमारा i का इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, t हाफ तक। अगर मैं इसी इक्वेशन को माइनस लगा दूंगा तो आ जाएगा माइनस 2i नॉट अपॉन t स्मॉल t। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, t हाफ से लेकर के i तक, ठीक है, कहाँ तक, टाइम पीरियड तक, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये आई की, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डी आई बाई डी टी कर देना है। तो वोल्टेज निकल के आ जाएगा एल डी बाई डी टी ऑफ आई। किसी एक को कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर पहले वाले को करेंगे तो 2 और t कांस्टेंट है, केवल टाइम 2i नॉट बाई टी कांस्टेंट, t का हो जाता है 1। तो क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी ऑफ आई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन एल, एक बार पॉजिटिव आएगा कितना आ जाएगा 2l, और यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई कैपिटल T। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट थे, केवल टाइम वेरी कर रहा था, और T का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, T के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये एक बार आ जाएगा वोल्टेज ये आ जाएगा, और एक बार वोल्टेज आ जाएगा माइनस 2l आई नॉट और डिवाइड बाई T। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बन जाएगा बिल्कुल ऐसे बनेगा ग्राफ, एक बार आपका प्लस फिर एक बार आपका माइनस हो गया। तो ये आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पूरा इसका इक्वेशन निकाल करके भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में टिक लगाना था तो आप समझ लो कि ट्रायंगुलर वेव अगर होती है तो उसका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव बन करके आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, जिससे कि आप इजी तरीके से और विद इन सेकेंड आप ऑप्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड हो गया, ठीक है।
आइए तो फिर हम चौथे पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो गए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलसी सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स द नेट रिएक्टेंस। आपको नेट रिएक्टेंस पूछा है और सर्किट कौन सा है, एलसी सर्किट है। सर्किट कैसा है, एलसी सर्किट है भाई। सर्किट हमारा कौन सा है, एलसी है। ध्यान देंगे सबसे पहले सर्किट हमारा एलसी है। तो अब कह रहा है ना कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले हम नेट रिएक्टेंस की बात करेंगे एलसी सर्किट में, तो वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। एक्स एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। अगर हम दोनों को मिलाएं तो जो नेट हमारा रिएक्टेंस निकल के आएगा उसे हम इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। वो कितना होता है एलसी सर्किट में, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, ये होता है हमारे पास नेट इंपीडेंस। अब हम इनिशियली बात करें जब फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है। ठीक है, बहुत कम है, उस समय एक्सएल जो होगा वो अभी मैं डिस्कस किया हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस केस में ये बहुत कम होगा। ठीक है, जब ये कम होगा तो एक्सएल और एक्ससी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में जो इम्पीडेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी डिक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वैल्यू ज्यादा और एक वैल्यू कम हो गई, तो डिफरेंस हमारा लगभग कम आया। ठीक है, तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अच्छा, जब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एक केस ऐसा आएगा कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारा जो XL हो जाएगा वो XC के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर इम्पीडेंस हो जाएगा जीरो। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती गई फिर जीरो हो गई। अब जैसे ही अब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड जा रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब हम बियॉन्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जाएंगे तो हमारा XL बढ़ेगा और XC क्या होगा, घटेगा। इस केस में हम देखेंगे तो हमारा इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इंपीडेंस भी बढ़ेगा। तो आप देखो सबसे पहले डिक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा, फर्स्ट डिक्रीज टू बिकम जीरो एंड देन इंक्रीजेस। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, क्या ये राइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी है। क्यों, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी फिर जीरो एट रेजोनेंस कंडीशन पे, और बियॉन्ड रेजोनेंस जो होगा वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा और इससे हम जो नेट इंपीडेंस निकालेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इंपीडेंस। पहले तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि रेजिस्टेंस इंपीडेंस से कैसे अलग हो सकता है, और with the help of suitable phasor diagram obtain an expression for impedance of a series LCR circuit connected to source V equals to Vm sin omega t। उसके बाद आपको कह रहा है कि आप फेजर डायग्राम से इंपीडेंस का फॉर्मूला मतलब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है सीरीज LCR सर्किट का। ठीक है भाई, और आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ बिल्कुल बिना आराम से, एकदम ठीक है। चलो भाई, हाउ डज द रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होगा वो केवल और केवल रजिस्टर के अक्रॉस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं पूरा अच्छे वे में तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर to flow the current known as resistance। ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस जानेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे इम्पीडेंस की बात करेंगे, इम्पीडेंस की हम बात करें, अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो ये हो जाएगा
टोटल यहां पर हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, यहां से ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर कैपेसिटर एंड ऑल्सो रजिस्टर in an AC circuit known as impedance। ठीक है, अगर आपको ये 3 नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, पॉइंट डाल सकते हो कि रेजिस्टेंस के लिए, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इम्पीडेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से जो इम्पीडेंस होता है वो इंडक्टर की वजह से होता है, कैपेसिटर की वजह से होता है, रजिस्टर की वजह से होता है, जो रेजिस्टेंस होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, रजिस्टर की वजह से होगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इम्पीडेंस की, तो वो इम्पीडेंस किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो इम्पीडेंस बढ़ घट सकता है। ठीक है, इम्पीडेंस 0 भी हो सकता है एट रेजोनेंस कंडीशन पे, आप लोगों को मालूम होगा। अब जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कह रहा है कि फेजर डायग्राम से आप ये करो कि इम्पीडेंस की पता करो। ठीक, इम्पीडेंस पता करो। तो आओ इसको समझते हैं फेजर डायग्राम से इम्पीडेंस के बारे में। तो कैसे निकालेंगे इम्पीडेंस भाई, तो पहले तो हम फेजर बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम फेजर बना लेते हैं। आ जाओ फेजर को समझते हैं। ये ठीक है, ये कब होगा, जब रजिस्टिव सर्किट होगा। तो ठीक है, आपको पता भी, समझा देते हैं पूरा। ये देखो, ये तब होगा, मान लो कि हम ये मानते हैं वोल्टेज जो होता है किसके क्रॉस है, रजिस्टर के क्रॉस, और ये करंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा किसके, इंडक्टिव अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा इंडक्टिव, ये क्या होता है, VL जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज, और जो कैपेसिटिव वोल्टेज होगा वो लैग करेगा करंट से कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अगर मैं इससे मैं नेट वोल्टेज निकालना चाहूँ तो अगर यहाँ पर देखेंगे, इस यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा ये दोनों के दोनों कितने डिग्री पर हैं, 180 डिग्री पर। आप जानते हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटी 180 डिग्री पर होती हैं तो जो उनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, VL माइनस VC। बोलो होगा कि नहीं होगा, VL माइनस VC। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे इसका, और ये हो जाएगा नेट वोल्टेज। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया नेट वोल्टेज। ठीक है, हो गया। अब हम इसका इक्वेशन लिखें अगर इस नेट वोल्टेज का, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, एक तो ये VR का स्क्वायर, आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, V स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस अब ये वाला VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं सबका करंट के फॉर्म में, ओम्स लॉ के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखें तो VR को लिख सकते हैं I इंटू आर, क्योंकि सीरीज रिएक्टिव। यहाँ पर मैं सर्किट बना देता हूँ आपके लिए, जो कि आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और ये रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, और इसमें क्या जुड़ गया, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिए AC। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा सीरीज में, वो तो सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो अगर मैं VR को लिखूं तो इसमें R हो जाएगा I इंटू आर, ये XL हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL, और VR इक्वल टू हो जाएगा VC इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XC। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रख दूं, अगर नेट वोल्टेज की बात करूंगा तो इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं,
वोल्ट आई इंटू जेड से किसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर प्लस इन ब्रेकेट आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ से हम आई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर आई स्क्वायर और यहाँ भी आई स्क्वायर कॉमन करके बोथ साइड आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपको नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिया था इसलिए लिया था कि इसी क्वेश्चन से आप बिल्कुल पूरा इम्पीडेंस सीख सकते हो, और ये मानकर चलो कि ये 100% है कि ये आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन हूबहू आया हुआ मिल जाएगा। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा सर्किट कैसा होगा, तो ये इसको हम कहते हैं LCR सीरीज सर्किट है। कैसा है, LCR सीरीज सर्किट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको रट जाना है, ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन पे 7वां 8वां ये है, ये ले बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, ले बेटा ले, सॉल्व करते हैं इसको भाई। क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ सोर्स V इक्वल्स टू Vm sin omega t where omega can be varied, give the factors on which the resonant frequency of a series LCR circuit depends. Plot a graph showing the variation of electric current with frequency in a series LCR circuit। तो क्वेश्चन तो पढ़ के आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है, क्योंकि इतना नहीं समझेंगे तो बेकार है भाई पढ़ना फिर तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन, मतलब रेजोनेंस कंडीशन आपको पता करना है। अभी मैंने इम्पीडेंस का इक्वेशन लिखा था, कितना बढ़िया इक्वेशन था, उसी इक्वेशन को आप भी लिखो एक बार। कैसे लिखेंगे याद होगा तो Z इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूं आपको दिखे बिल्कुल क्लियर, तो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब रेजोनेंस होगा तो इम्पीडेंस मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा। तो हम रेजोनेंस किसे कहते हैं, जहां पर करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाएगा एसी सर्किट में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या कहते हैं भैया, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये तो याद होगा आपको, क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। आई मैक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जेड जो होगा हमारा मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, किसके लिए, रेजोनेंस कंडीशन के लिए। अच्छा ये मिनिमम कब होगा, जब सर आर को तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी है, अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएंगे और हमारा जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन वहां पर जेड मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम तब होगा जब हमारा क्या होगा, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होने लगेगा। फिर क्या पूछ रहा है कि आपको कह रहा है गिव द फैक्टर्स रेजोनेंस, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो आप भाई फटाफट कर लेते हैं। एक्सएल किससे लिखते हैं, ओमेगा इंटू एल से, और एक्सी को किससे लिखते हैं, 1 ओमेगा इंटू सी से। अब यहाँ पर देखो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एल इधर आ जाएगा तो 1/LC। तो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर आप मालूम कर लिए तो आपको रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ओमेगा डिवाइड बाई 2 ये तो मालूम ही है आपको। जब ये मालूम है तो रख देते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 तो यहाँ पहले से था, और ओमेगा का वैल्यू आ गया 1/√LC। तो ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया 1/2 √LC। बोलो आया कि नहीं आया।
तो ये आपके पास फैक्टर आ गए किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाल दिए आप, ये याद रहेगा। ये क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है प्लॉट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। अब यहां पर भाई निकाल लेते हैं। देखो अब हमने कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट के लिए सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। थोड़ा सा इस लाइन को हमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है भाई। इस लाइन को थोड़ा सा, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ और लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। इस वाले पर हम करंट ड्रॉ करेंगे और इस वाले पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी। आप देखो जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही है इम्पीडेंस मिनिमम हो जा रहा है, और जब इम्पीडेंस मिनिमम इसका मतलब करंट मैक्सिमम। और जैसे ही अब उसके बाद देखोगे चाहे एक्सएल या एक्सी दोनों में से कोई भी आएगा तो इनका वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे जो करंट का इक्वेशन आ जाएगा, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मान लो कि यहाँ पर है, क्या है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर करंट क्या है मैक्सिमम और इसके बाद मिनिमम। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया किसके किसके बीच में, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी बच्चा यदि एक बार भी इस चैप्टर्स को थोड़ा सा पढ़ा होगा आराम से समझ लेगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट का और फ्रीक्वेंसी का आ गया पूरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। एक बार इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, आप देख लेंगे। चलो भाई 9 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड AC source V is equals to Vm sin omega t is connected across an ideal capacitor. Derive the expression for the current flowing in the circuit and the reactance of the capacitor. Plot a graph of current I versus omega t. तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कह रहा है कि एक आइडियल कैपेसिटर का सर्किट पहले ड्रॉ कर लो भाई फटाफट। आइडियल कैपेसिटर ये हमारे पास हो गया, इस सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर है और कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया कैसा, AC का, ठीक है। क्या है वैल्यू, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका करंट का इक्वेशन, पहले करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आपको पता करना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कैपेसिटर का, आप लोग भी जानते होंगे, ऐसे तो मेरे को मालूम है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम तो होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ से लिखूँ Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर दूं बोथ साइड, क्योंकि हमें तो करंट पता करना है ना, और हम जानते हैं कि Q का जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा, जिससे कि हम करंट निकाल सकते हैं dq बाई dt इज इक्वल्स टू C dv बाई dt। आप बोलोगे सर C को क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किए। सर C को हमने इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं किया क्योंकि C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई। तो जो कांस्टेंट होगा उसको थोड़ी ना करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जो वेरिएबल होगा उसी को तो करेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, तो I इज इक्वल टू C dv बाई dt। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया। चलो ठीक है, अब हमने देखा कि सर ये तो दिया गया है वोल्टेज, तो हम इसको लिख सकते हैं आगे बढ़ा करके C d बाई dt ऑफ जो गिवन वोल्टेज है क्या है, V0 साइन ओमेगा t। अब यहाँ भी देखेंगे भाई V0, C तो कांस्टेंट था, यहाँ पर V0 भी कांस्टेंट हो गया, तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पर। चलो आगे लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आ जाओ ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर हमारे पास I का इक्वेशन बन करके आ जाएगा CV0 और d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t। और आप यदि मैथ्स के स्टूडेंट हैं
मान लेते हैं बायो वालों को तो मालूम नहीं होगा, इतना तो मालूम ही होगा बायो वालों को भी है। तो ठीक है भाई, सी वी नॉट और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस ओमेगा टी। क्या होता है भाई, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में भूल जाती हैं और आप पूरा गलत करके आ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे साइन ओमेगा टी का तो कॉस ओमेगा टी हो गया, लेकिन सर यहाँ पर ओमेगा टी ना टाइम अकेले नहीं था, एक और फंक्शन था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओमेगा टी कर लेंगे। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आई का इक्वेशन। अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो लिख सकते हैं वी नॉट इंटू ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर और आगे लिखना चाहूँ तो इक्वेशन बन जाएगा वी नॉट, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अगर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था वो तो साइन के फंक्शन में था, आया हुआ इक्वेशन कॉस के फंक्शन में हो गया, तो हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, साइन के टर्म कर लेंगे तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो भाई, ये जो 1 अपन ओमेगा सी है ना, 1 अपन ओमेगा सी, इसी को हम कहते हैं एक्स सी। क्या कहते हैं, एक्स सी। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस है, रिएक्टिव इम्पीडेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्या है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा टी तो रखेंगे, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस 90 लगा देंगे। ठीक है भाई, साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी निगेटिव हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था इसमें ओमेगा टी किसमें था, पॉजिटिव था, तो हमने ओमेगा टी प्लस 90 ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बनकर के आ गया आई का। बोलो आ गया। अब क्या कह रहा है, करंट तो निकाल दिए, रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। भाई देखो रिएक्टेंस हमने किसको माना, रिएक्टेंस देखो दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे तो रिएक्टेंस की जगह पे आया था, रिएक्टेंस की जगह पे आया था XC, और XC को हम कैसे ले लिए हैं, XC की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ जानते हैं तो यहाँ पर 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं, जो किसका इक्वेशन होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, प्लॉट ग्राफ करंट आई वर्सेस ओमेगा टी। तो ग्राफ बनाना है भाई, इसी पर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिना देर किए आ जाओ, ग्राफ भी बना लेते हैं आपके लिए ये। ठीक है, अगर ओमेगा टी देखेंगे, जैसे मान लो पहले ओमेगा टी 0 है तो आई कितना है, 90 पर है, मतलब मैक्सिमम है, तो हम इस केस में कहेंगे ओमेगा टी वर्सेस आई। अगर ग्राफ बनाएंगे, ये है आई और ये है ओमेगा टी, तो हमारा जो ग्राफ बन करके आएगा वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। पहले 90, फिर 0, फिर ऐसे ये। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बना लेंगे। तो ये हमारा क्या बनकर के आया, 1 टाइम पीरियड के लिए प्लॉट ग्राफ करंट आई वर्सेस ओमेगा टी, क्योंकि 90 डिग्री आगे बाकी साइन का फंक्शन है, साइन फंक्शन आप जानते ही हो कैसे होता है, ये आ गया, ग्राफ आ गया। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, और तीसरा क्वेश्चन हमने ये ड्रॉ कर दिया। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। बोलो आए कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, आ जाओ, ये क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को। ओके, a series combination of an inductor L, capacitor C, resistor R is connected across an AC source of voltage in a circuit. Obtain in the expression for the average power consumed by the circuit. पहले तो आपको एवरेज पावर निकालना है। फाइंड पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलो भाई फटाफट हम पावर कंज्यूम्ड एवरेज पावर निकालते हैं। बहुत जल्दी निकालेंगे पावर को, क्योंकि आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा भी, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। अब भाई पावर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, V इंटू आई होता है, जब हम DC पढ़ रहे थे तो। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की मैं बात करूं
तो अभी भी इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ पर एसी की बात हो रही है तो एसी में हमारे पास दो टाइप के पावर होंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, तो हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट ले लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अगर मैं एलसीआर सर्किट की बात करूं तो इसमें या तो हो सकता है कि वोल्टेज फाई लैग करे या फाई लीड कर सकता है, या करंट फाई लैग कर सकता है या लीड कर सकता है किससे? वोल्टेज से। तो हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर लिख लेता हूँ। मान लो मैं अपने तरीके से वोल्टेज ले लेता हूँ इंस्टेंटेनियस वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को ले लेता हूँ मैं पीछे, ठीक है भाई, लैग। मान लेता हूँ कि इंडक्टिव का वैल्यू ज़्यादा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं -5। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब मैं पावर तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं पी आई को बिना देर किए। तो वी नॉट आई नॉट तो साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये साइन ओमेगा टी, और ये दोनों के दोनों अलग फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हैं, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर लिख देंगे साइन ओमेगा टी -5। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे क्लास 12th का, साइन ए साइन बी का। ये मालूम होना चाहिए आपको भाई, साइन ए साइन बी। यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इस साइन ओमेगा टी सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनकर के आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस जो इक्वेशन बनेगा पावर का, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? और बगल में कौन सा बच गया? cos 5, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और ये बन जाएगा साइन 5। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब मैं पावर को एवरेज निकालना है, तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज पावर निकालने के लिए जो वैल्यू बदल रही हैं उनका एवरेज मालूम होना चाहिए था। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक के लिए बता दें आपको कि ध्यान देना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? एवरेज वैल्यू कितना होता है? 1/2 1 साइकिल के लिए, ठीक है। अगर मैं यही साइन थीटा या कॉस थीटा की बात करता तो 1 साइकिल के लिए इनका एवरेज वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। एवरेज वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, कहाँ से आया उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से एवरेज पावर निकालेंगे। और ध्यान देना, जिस तरीके से एसी सर्किट में अगर वोल्टेज के कुछ नहीं दिया होगा, वोल्टेज कुछ नहीं बोला होगा तो आपको आरएमएस मानना होता है, वैसे ही अगर पावर कुछ ना बोले, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पावर ना लिखूँ तो आप पावर लिखूँ और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ना लिखूँ तो आपको एवरेज एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये एवरेज पावर आ गया, कितना आ गया भाई? अब देखो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो एवरेज हो जाएगा, साइन, ये तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। cos 5 भी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? 1/2, अभी लिखा हो ना क्योंकि यही वेरिएबल है। अब माइनस ये देखो साइन ओमेगा टी का 0, कॉस ओमेगा टी का 0, बाकी कुछ भी रो तो 0 हो जाएगा। तो जो पावर निकल के आया वो कितना आ गया? वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 cos 5, cos 5 आया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो पावर को मैं आगे लिख सकता हूँ वी नॉट बाई रूट में 2 आई नॉट डिवाइड बाई रूट में 2। बोलो सही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 2 को मैं दो टर्म रूट टू में तो कर सकता हूँ भाई, और ये हो जाएगा cos 5। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि वी नॉट, आपको मालूम है कि v इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2, और कोई है तो इससे क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो P जो एवरेज पावर आया वो आया वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5, और इस cos 5 को ही हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो पहला आपका एवरेज पावर का इक्वेशन निकल के आ गया,
VRMS IRMS cos फाई, इसको सिंपली आपके बुक में या कहीं पर भी अब ऐसे ही लिखेगा P इज इक्वल टू VI cos फाई, VI cos फाई, क्योंकि अगर वोल्टेज को कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको आरएमएस मानना है, पावर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको एवरेज मानना है। तो ये आपका एवरेज पावर, ये VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई को हम क्या नाम देते हैं, पावर फैक्टर। क्या नाम देते हैं, पावर फैक्टर, जो कि एसी में ऐसा नहीं था, ठीक है, डीसी में ऐसा नहीं था। तो आप देख सकते हैं प्योरली अब आता है कि cos फाई प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए और प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा cos फाई। तो आओ भाई इसको समझ लेते हैं। अगर हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगा, देखो भाई प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसके लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। और जो फॉर्मूला लगाएंगे VI cos फाई, और आप जानते हो कि इंडक्टिव में जो फाई होता है वो कितना डिग्री होता है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर फेज एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो पावर कितना आ जाएगा, एवरेज पावर 0। एवरेज पावर, ध्यान देना कौन सा पावर, एवरेज पावर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट कितना आ गया, 0। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज पावर किसके लिए, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए, किसके लिए, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए आ जाएगा पावर एवरेज VI cos फाई रखेंगे। VI cos फाई सबके लिए होता है, लेकिन अगर पावर प्योरली रजिस्टिव होगा तो फाई कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो हम कह सकते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो cos फाई का जो वैल्यू आ जाएगा, cos फाई प्योरली रजिस्टिव के लिए बन जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू आ जाता है 1। तो पावर फैक्टर फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट कितना होता है, 1, एंड पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट कितना होता है, 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, तो बिना देर किए आप समझ सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन जो कि पूछा था, ये वाला देख सकते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए cos फाई कितना हो जाएगा भाई, cos फाई हो जाएगा 0, मतलब पावर फैक्टर 0, और प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए cos फाई कितना हो जाएगा, 1। याद रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I इक्वल्स टू I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t, द RMS करंट इज गिवन बाई। अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आओ इसको समझते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास एक ही करंट कई फंक्शन से मिल करके बना हो, ठीक है, पहली बात ध्यान देना, एक ही करंट कई फंक्शन से मिलकर बना हो तो हम उसका अलग अलग RMS निकाल करके क्या करेंगे, जो नेट RMS होगा वो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में I1 स्क्वायर RMS, मतलब पहले वाले का RMS का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का RMS का स्क्वायर करेंगे, और ऐसे ही एंड सो ऑन करते चले जाएंगे तो हमें उस गिवन फंक्शन का RMS वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे देखो, अगर यहाँ पर I1 cos ओमेगा t है तो I1 RMS अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा I1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा I1 RMS। ठीक है, मैक्सिमम करंट तो I1 है। फिर अगर मैं I2 RMS निकालना चाहूँ दूसरे फंक्शन का तो कितना हो जाएगा, I2, ये भी क्योंकि cos ओमेगा t हो या sin ओमेगा t हो, RMS वैल्यू तो वही होता है, I2 डिवाइडेड बाई रूट में 2। और क्या करना है, हमें नेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो IRMS आ जाएगा, फाइनल IRMS आ जाएगा, वो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। तो I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 का करेंगे तो स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस अगर इसका करेंगे तो I2 का स्क्वायर और फिर ये 2 हो जाएगा। तो अगर बेस में हमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि कौन सा सही होगा। तो देखो, पहला है I1 प्लस I2, तो ये गलत हो गया, I1 माइनस I2 ये भी गलत। ये ऑप्शन सी देखो, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इन रूट में है, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इजी वे में आप RMS कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जैसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे
और ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ले करके चलना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है। जब कई इक्वेशन दिया होगा, जब हमारे पास एक करंट या वोल्टेज जब कई फंक्शंस का सम होगा तो हम इस फॉर्मूले को लगा करके आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। अब यहाँ से आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखेंगे सीबीएसई 2022 में। आप देख सकते हैं पेपर कोड दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और तब जाकर के इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया गया, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब आप इस तरीके से लगाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं। आप पहले तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बढ़िया से देख लो पहले इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, ठीक है। The RMS current in a circuit connected to a 50 Hz source is 15 एम्पियर। पहले आपको डेटा कलेक्ट करते रहना है। IRMS दे रखा है कितना, देखना भाई 15 एम्पियर। अभी मैं छोटा करूंगा इसको, अभी मैं छोटा करूंगा, अभी आप देखते रहो। IRMS कितना दे रखा है 50 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस टाइम कितना दे रहा है 1/600 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, सेकेंड दे रखा है। और उसके बाद कह रहा है द इंस्टेंट द करंट इज जीरो। तो कह रहा है कि इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस करंट हो जा रहा है इस टाइम पर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो द आरएमएस करंट इन सर्किट टू 50 हर्ट्ज सोर्स इज 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट 1/600 आफ्टर। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, देखते हैं। हाँ, करंट अब पूछा क्या है इसमें, द आरएमएस करंट तो दे रखा है और पूछ रखा है द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1/600, ठीक है, आफ्टर द इंस्टेंट करंट इज जीरो। मतलब इंस्टेंट करंट जीरो होने के बाद से आपको ये 1/600 पर आपको करंट पता करना है कितना होगा, ठीक है भाई। तो हम अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, यहाँ से जूम इन करते हैं इसको, ये छोटा हो गया। अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। आ जाओ, जो डाटा दिया गया था उस डाटे का यूज करते हैं। आओ, ये हम डाटा हमने मिला हुआ था, ठीक है। IRMS दिया है तो क्या हम इस डेटा के यूज करके मैक्सिमम करंट तो निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट। क्या जानते हैं हम, IRMS क्या जानते हैं हम, IRMS की हम बात करें तो IRMS जो होता है वो होता है मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई रूट में 2, ये होता है, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम करंट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, √2 IRMS। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब IRMS कितना दे रखा है 15, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटू 15, मतलब आपका I मैक्सिमम आ गया 15√2 एम्पियर, ठीक है। अगर यहाँ से कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट जीरो वाला है, मतलब टाइम जब जीरो है तो करंट जीरो है, तो इस केस में हम करंट का इक्वेशन ले लेंगे, I = I0 sin ω t। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ω t। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है कितना 50 हर्ट्ज, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा sin 2πft। तो यहाँ से इक्वेशन बन करके आ गया I = I0 का वैल्यू कितना है भाई 15√2 और sin 2π, f के जगह पर 50 रखेंगे तो 50 × 2 कितना होता है 100πt, जो कि एक फेमस इक्वेशन है, जो इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप कोई बल्ब खरीदते होगे तो उस पर लिखा होगा जो फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज का, तो इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। अब ये करंट आ गया। अब इसमें हमें जो इंस्टेंटेनियस टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1/600, तो इस टाइम का यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई, साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 100π इंटू टाइम के जगह पे रखेंगे 1/600। देखो भाई 1/600, तो अब ये 100 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 15√2 sin π/6, और π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है भाई 1/2, साइन π/6 का वैल्यू 1/2
2 होता है। अब √2 से 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन में चेक करो क्या ये ऐसा कहीं दिख रहा है 15/√2 एम्पियर। 15 अपान, देखो पहला ही देखो 15/√2 एम्पियर ऑप्शन आपको दिख रहा है, दूसरा बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है और पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। ठीक है, तो अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको अलग पीपीटी पे लेते हैं और ये आता है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये भी सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है भाई, कोड आपको दिख रहा होगा, मिला सकते हो। ठीक है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सर्किट, करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 फ्लो थ्रू इट, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। तो सबसे पहले हम अभी आप मेरे इस वीडियो में देखोगे कि मैंने एवरेज पावर एसी का मैं निकाल चुका हूं, कितना आता है, P इज इक्वल्स टू VI cos phi, VI cos phi, जहां पर V क्या है भाई, V क्या है Vrms, I क्या है Irms, cos phi क्या है पावर फैक्टर, और phi क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो पता करते हैं, देखो अगर हमें फेज डिफरेंस पता करना होगा तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो दोनों का जो आर्गुमेंट है इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास फेज डिफरेंस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/2। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2, देन यू कैन कैलकुलेट पावर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला VI cos phi। This formula is find out the power, average power, okay, it means this formula is basically find the value of average power, okay, you can get the formula, you can get the answer by this formula, P is equals to VI cos phi, and put the value of phi is equals to π/2 in given equation, then you find the P VI cos 90 cos π/2 in radian and degree 90 degree, then the value of power VI cos phi cos 90 का वैल्यू 0, तो पावर कितना आ गया 0। तो देख सकते हैं एवरेज पावर कितना आना चाहिए 0, और 0 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2022 में आया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट से द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC 20 वोल्ट 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट वोल्ट इन द सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लो, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे इसलिए पूछेगा कि आप DC के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाए हैं और आप सिंपली ऐड कर देंगे जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 20 + 15 35 और 35 और 30 65, तो ज़्यादातर लोग इसको ये आंसर कर देंगे जो कि क्या है, गलत है। कैसे करते हैं हम, अभी यहाँ पर मेरे पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा नेट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट में जो रेजिस्टिव वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट VL - VC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है AC सर्किट LCR सीरीज सर्किट के लिए। अब VR कितना दे रखा है भाई, देखो पहला है रजिस्टर, तो VR कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस VL - VC, VL कितना है, तो देखो VL दे रखा है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर 15 और 13 दोनों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 225, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, और आपको पता है 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो 25 का, किसका, तो 25, तो 25 वोल्टेज इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी दिख रहा है, क्या है 25 वोल्ट। देख सकते हो इस तरीके से 2022 में तीनों के तीनों क्वेश्चंस कितने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही इजी वे में आप इसे निकाल सकते हो। तो ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t ओवर द टाइम इंटरवल t = 0 to t = π/ω। और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, V = V0 sin ओमेगा t है, एवरेज निकाल, चाहो तो इसको हम पूरा मैथ्स के तरीके से सॉल्व करेंगे तो बढ़ा जाएगा, अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करूँ तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो V = V0 sin ओमेगा t है और इसका एवरेज निकालना है आपको। तो टाइम दे रखा है वो कहाँ से, एक बार 0 से लेकर के
और जो t है वो कहाँ तक, पाई डिवाइड बाई ओमेगा। अगर मैं ओमेगा को टाइम के टर्म में लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे देखो ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू भी तो टी पाई बाई टी हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से टी चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये टी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टी चला जाएगा टी बाई 2 तक। तो आपको आधे टर्म तक क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है वी एवरेज, तो हम क्या करेंगे 1/t, कहाँ जहाँ तक हम लेते हैं, तो कहाँ तक ले रहे हैं t बाई 2 तक, t बाई 2 तक निकाल लें, तो उसका इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t बाई 2 तक, और हमारे पास गिवन वोल्टेज इंटू dt, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई टी और इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे क्या रखेंगे, v0 साइन ओमेगा टी dt, ओमेगा टी dt, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 2 बाई v0 भी तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 2 v0 बाई टी और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। अब यहाँ से हमारे पास मैथ्स का इक्वेशन बन गया और मैथ से सॉल्व करना है कि क्या होगा, ठीक है। मैथ वाले ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 2 v0 बाई टी, अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, क्या होगा भाई, माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइड बाई ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t बाई 2 तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 2 तक, ठीक है, 0 से t बाई 2। आ जाओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व ही हो गया 2 v0 बाई टी और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा और टाइम की जगह पे हो जाएगा t बाई 2, t बाई 2 अपर लिमिट, ये उस ओमेगा को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा कॉस 0। अच्छा 2v0 और यहाँ पर देखो t इंटू ओमेगा, t इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, माइनस कॉस, अब यहाँ पर देखो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है कॉस ओमेगा टी, टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी 2 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई, क्योंकि टी की जगह पे 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो पाई हो गया, 1 माइनस कॉस पाई का मतलब कॉस 180 और कॉस 180 का मतलब कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90 का मतलब -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2v0 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 -1 और यहाँ पर +1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2v0 बाई पाई, 2v0 बाई पाई। तो ये आपका ये आंसर हो गया व्हाट एवरेज वैल्यू फॉर एसी वोल्टेज, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई ओमेगा तक का ये आंसर हो गया। कितना आ जाएगा वी एवरेज आ जाएगा 2v0 डिवाइड बाई ओमेगा। तो इस तरीके से आप केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट से आए हुए क्वेश्चंस को आपने देखा और आई होप कि आपको इस क्वेश्चंस को देखने के बाद पूरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया होगा और यदि आप इसको अच्छे से लगा लेते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से मतलब न्यूमेरिकल से आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। मतलब कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल ही इजी वे में इसे सॉल्व कर पाएंगे।